हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट का एग्जाम जो कि आपका 2024 के जुलाई में होने वाला है। जहां पे हम बात करने वाले हैं पेपर 2 की, जो कि आपका साइंस और मैथ का पेपर होता है। और यहां पे हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आपके 2024 के जनवरी में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पे हमारा टॉपिक रहने वाला है साइंस का, जिसमें हम बात करने वाले हैं टॉप 10 क्वेश्चंस पे बात करेंगे, जिसका ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है। इसके पहले मैंने ऑलरेडी सीडीपी और मैथ के ऊपर वीडियो बना दिए। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या आप हमारे चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे आज का हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते दिया गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़ना है तथा उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरे। ध्वनि है कंपन में उत्पन्न होती है तथा भिन्न भिन्न वाय यंत्रों के विशिष्ट कंपन मान भाग में होती है। अर्थात यहाँ पे ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन है। उसमें से यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, जो कि जैसे कि सबसे पहला दिया गया एक्स। तो एक्स में ध्वनि तानित तारों द्वारा उत्पन्न होती है। एक यंत्र है जिसमें वायु तानित झिल्ली है जो कि कंपन करती है, तथा यहाँ पे जेड दिया गया है। तो जेड में ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपनमान भाग है वायु स्तंभ। अर्थात यहाँ पे 3 प्रकार के डिवाइस है या उपकरण है, जिसमें से एक है आपका एक्स है, दूसरा वाई है और तीसरे नंबर पे जेड दिया गया है। तो एक्स में किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि तानित तारों द्वारा होती है। वाई में कह रहा है कि तानित झिल्ली द्वारा उत्पन्न होती है। और यहाँ पे जेड में कह रहा है कि उत्पन्न करने वाले कंपनमान भाग हैं। तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि एक्स वाई और जेड के स्थान पे क्या आएंगे। तो यहाँ पे क्रम आपको दिए गए ऑप्शन में उनको देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि सितार हो सकता है, हारमोनियम हो सकता है, ढोलक हो सकता है। सेकंड नंबर पे ऑप्शन पे आपको दिया गया है ढोलक दिया गया है, एक तारा दिया गया है, मुख्य आर्गन दिया गया है। और थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है गिटार दिया गया है, तबला दिया गया है, शहनाई दी गई है। और लास्ट का ऑप्शन जो कि फोर्थ नंबर पे दिया गया है, एक तारा दिया गया है, वायलिन दी गई है, पियानो दिया गया है। तो आपको यहाँ से बताना था कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम बात करें तो इन सभी में से करेक्ट ऑप्शन जो हो जाता है वो हमारा यहाँ पे थर्ड नंबर पे हो जाएगा, जिसमें एक्स के स्थान पे गिटार आएगा, वाई के स्थान पे तबला आएगा और जेड के स्थान पे शहनाई आएगी। थोड़ा सा इसको हम डिटेल से समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो व्याख्या में अगर हम बात करें तो ध्वनि क्या होती है, हमेशा कंपन के द्वारा उत्पन्न होती है। चाहे हम बोलते हैं तो हमारे गले के अंदर जो वोकल कार्ड्स होती हैं वो कंपन करती है, तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। चाहे वो स्पीकर हो, उसमें भी जब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वहां पे वाइब्रेट होते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्रकार से वाइब्रेशन होता है, जिस कारण से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अर्थात ध्वनि हमेशा कंपन के द्वारा ही उत्पन्न होती है, तथा भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों के विशिष्ट कंपन मान भाग होते हैं, और हर एक यंत्र में कंपन मान जो करते हैं वो अलग अलग भाग में होते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें गिटार में, तो गिटार को हमने माना है एक्स। तो गिटार में ध्वनि जो होती है तानित तारों द्वारा होती है। इसी प्रकार से तबला जो कि वाई के नाम से दिया गया था, जो कि तानित झिल्ली है जो कंपन करती है। और जड़ में अगर हम बात करें तो शहनाई में होता है, और शहनाई में ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन करने वाला भाग होता है वायु स्तंभ होता है, जहां पे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आज का एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसके मैंने हर एक को एक्सप्लेनेशन को भी देखा कि हर एक को क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट आ रहा हो क्यों करेक्ट होता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाला है क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते दिया गया है कि निम्नलिखित में से पादप अर्थात पौधे सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय अर्थात लघु मात्राओं में पादकों द्वारा आपेक्षिक पोषक जो कि है लघु मात्राओं में की पहचान कीजिए। अर्थात यहाँ पे कहा गया जो बहुत कम मात्रा में जो पौधों को पोषक तत्व के रूप में जरूरत पड़ती है उनको उनके नाम क्या है। अर्थात जो पौधे होते हैं उनको जो उनके पोषण के लिए जो जरूरत पड़ते हैं पोषक तत्व, वो जो सबसे कम जरूरत होती है उनको आपको यहाँ पे बताना है कि वो कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते दिया गया पोटेशियम दिया गया है, मैग्नीशियम और तांबा। सेकेंड नंबर पे आपको दिया गया है यहाँ पे तांबा दिया गया है, फास्फोरस दिया गया है, कैल्शियम दिया गया। और थर्ड नंबर पे आपको मिलता है सल्फर, एल्युमिनियम एंड क्लोरीन।
और लास्ट का ऑप्शन दिया गया है जिसमें कहा गया है जिंक अर्थात जस्ता है, लौह है, मैग्नीज। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका फोर्थ ही हो जाता है, जिसमें पौधों को जो है बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ते हैं जिंक अर्थात जस्ता, लोहा और मैग्नीज। थोड़ा सा इसको डिटेल से भी हम समझ लेते हैं। तो व्याख्या में बात करें तो पादप अर्थात पौधे जो होते हैं सूक्ष्म पोषकों के समुच्चय लघु मात्राओं में पादकों द्वारा अपेक्षित पोषक वे आवश्यक तत्व हैं जो पौधों को माइक्रोन्यूट्रिएंट की तुलना में छोटी मात्राओं में चाहिए। इसमें जिंक है, आयरन है और मैग्नीज जैसे तत्व शामिल होते हैं। ये तत्व पौधों के अंदर विभिन्न भौतिक और बायो केमिकल प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि एंजाइम, सक्रिय और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। अन्य विकल्पों में महत्वपूर्ण पोषक तत्व हो सकते हैं, तो लेकिन जिंक और लोहा, मैग्नीज ये सबसे कम मात्रा में जरूरत पड़ते हैं और विशेषकर माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको सबसे कम माइक्रोन्यूट्रिएंट की क्या क्या जरूरत पड़ती है, वो कौन कौन से तत्व होते हैं। तो वो आपके तत्व होते हैं, आप देख सकते थे जिंक होता है, लोहा और मैग्नीज होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। और आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें अब कथन ए क्या दिया गया है कि रात्रि आकाश में, रात्रि के समय जो होता है आकाश में जब हम देखते हैं तो तारे क्या होते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। था जब रात को सोते हैं या रात को जब खुले में लेटते हैं तो देखते हैं जो तारे होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाने की कोशिश करते हैं या जाते हुए दिखाई देते हैं। इसी में इसका जो तर्क दिया गया है, क्या दिया है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। तो यहाँ पे कूट आपको 4 देखने को मिलेंगे। सबसे पहला आपको दिया गया ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है सेकेंड, जो कि दिया गया है ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और ऑप्शन यहाँ पे आपको थर्ड मिलता है ए सही है परंतु आर गलत है। और यहाँ पे ऑप्शन थर्ड अर्थात फोर्थ मिल जाएगा जिसमें ए और आर दोनों गलत है। तो अब यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था। तो करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाता है ए और आर क्या दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। अब थोड़ा सा डिटेल से समझ भी लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो व्याख्या में क्या हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। रात्रि की समय जो होता है आसमान में तारे पूर्व से पश्चिम की ओर का अनुभव होता था, चलने का अनुभव हम लोग करते हैं क्योंकि पृथ्वी जो है अपने ध्रुव अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है जिससे ऐसा आभास होता है कि तारे पूर्व से पश्चिम की दिशा में चल रहे हैं। आकाशीय वस्तुओं की प्रतिकृति गति पृथ्वी के परिचालन का परिणाम है और यह परिचालन सितारों को आकाश में चलते हुए प्रतिभासित होने के कारण है। कारण स्पष्ट करता है कि कथन ए सही है और आर जो इसकी सही स्पष्ट करता है। अर्थात यहाँ पे हमने देखा तो इस क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि पृथ्वी जो होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है और तारे इसीलिए हमें पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हुए क्या दिखाई देते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं जो कि यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से कथन लोहे के जंग लगने के संबंध में सही है। ऑप्शन ए दिया गया है यह लौह अर्थात लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब है क्वेश्चन की आपसे बता रहा है कि लोहे में जो जंग लगती है उसके जंग लगने के क्या क्या सही कारण है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कि यह लोहे और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक अभिक्रिया को शामिल करता है। ऑप्शन इसी में एक और दिया गया यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऑप्शन सी दिया गया यह सामान्य ताप को या सामान्य कोष्ठ पर हो सकता है या उत्क्रमणीय अभिक्रिया अर्थात तो वापस पुनः हो सकती है। तो 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन ए बी डी दोनों सही है या ऑप्शन बी में कह रहा है बी और सी सही है। ऑप्शन सी अर्थात थर्ड नंबर पे कह रहा है कि
ए और डी सही है, और ऑप्शन फोर्थ में कह रहा है कि ए, बी और सी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ए, अर्थात लोह और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है। बी या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और सी क्या या सामान्य ताप पर होती है। लेकिन ये वाला ऑप्शन जो यहाँ पे गलत है, ये करेक्ट ऑप्शन इसका नहीं है। अब हम थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बात करें तो इसमें कथन कह रहा था कि ए सही है, क्योंकि लोहा और ऑक्सीजन के बीच जब रिएक्शन होती है या रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिससे क्या लौह ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड बनता है। अब इसी प्रकार से ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि लोहे की यह अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। सी भी सही है, क्योंकि लोह की अभिक्रिया सामान्य ताप पर भी हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि लोहा चाहे किसी भी तापमान पे रहे, हमेशा उसमें क्या जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ऑप्शन तीसरा सही नहीं है, क्यों, आई एम सॉरी, चौथा सही नहीं। क्यों? क्योंकि लोहा क्या मूर्छा से पुनः लोहा प्राप्त हो सकता है, डायरेक्ट तो नहीं। तो इसलिए विकल्प 4 सही। जैसे कि जंग लोहे की अभिक्रिया है, इसलिए विकल्प 4 सही है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं आगे क्वेश्चंस पे। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया यहाँ पे 5 नंबर पे, जिसमें कहा गया है कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का कॉलम बी में दिए गए उनके रासायनिक नामों के साथ सुमेल कीजिए। तो ऑप्शन में दिया गया कि सबसे पहला कह रहा है कि चूना का पत्थर। चूना का पत्थर किसके साथ में जाएगा? सादा नमक, चूना पत्थर है, ये बुझा चूना है, चूना पत्थर है, कास्टिक सोना, बिना बुझा चूना और बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे आपको इनको सही से मिलान करना है। तो मिलान में आपको देखना कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है कि सेकंड कह रहा, थर्ड कह रहा, फोर्थ कह रहा, और ये ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे हो जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट वाला हो जाता है। क्यों हो जाता है? देखो, फर्स्ट अगर बात करें बुझा चूना, तो बुझा चूना को हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझ लेते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, किसका क्या फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम होता है बुझा चूना। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम होता है सादा नमक। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम होता है चूना पत्थर। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है, रासायनिक नाम जो होता है, कास्टिक सोडा। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम होता है बिना बुझा चूना। सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम होता है रासायनिक, जो कि बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से याद रखना है, जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। तथ्य एक या अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। बी कह रहा है कि नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। कूट यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कूट में क्या कह रहा है कि फर्स्ट कूट है, सेकंड कूट है, थर्ड, फोर्थ, ये 4 कूट दिए गए। इसमें कह रहा है ए और बी कोई सही नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे केवल आपका अगर बात करें तो फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाता है। क्यों करेक्ट हो जाता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो डिटेल से यहाँ पे समझते हैं व्याख्या के साथ में। तो कह रहा है कि तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बार बार सही पाया गया है। सिद्ध होता है तथ्य औसतीय अवलोकन होते हैं। कथन भी सही नहीं, क्योंकि विज्ञान में एक कानून एक ऐसा विवेचन है जो कि एक स्थिर और सार्वत्रिक घटना को वर्णित करता है, और इसे बार बार पुनरावृत्ति के साथ भी सिद्धांतित नहीं किया जा सकता है। विवेचन दूसरी ओर प्रमाण पर आधारित एक अच्छी तरह से समर्थित व्याख्या है, और इसमें कई संबंधित कानूनों को शामिल किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जो कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया है 7 नंबर पे, जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से आवेशित क्षण को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि विद्युतदर्शी की जो पट्टियां होती हैं अर्थात पत्ती, वो क्या एक दूसरे से दूर जाती हैं। यह ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है सेकंड पे, क्या कह रहा है कि दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। या थर्ड ऑप्शन दिया अर्थात सी वाला दिया, ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे की ओर चली जाती हैं। उपरोक्त तीनों कथनों के आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे अवलोकन 4 किए गए हैं। तो इन 4 में से अगर हम बात करें तो आपका
जो अवलोकन सेकंड सही है। इसमें कह रहा है ए और बी अवलोकन है, सी अनुमान है। सी अनुमान क्यों है? क्योंकि ऋणात्मक आवेशों को विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं, उपरोक्त तीनों में। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाता है सही। लेकिन डिटेल से समझने के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं। कथन एक है क्योंकि विद्युतदर्शी पत्तियां दूर हो जाती हैं, एक अवलोकन है क्योंकि इसमें एक नकारात्मक चार्ज को एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाने का सीधा और मानवीय प्रभाव स्पष्ट होता है। वहीं पर कथन बी में कहा गया है कि दोनों विद्युतदर्शी पत्तियां समान चार्ज प्राप्त करती हैं भी एक अवलोकन है क्योंकि इसमें चार्ज रॉड और अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के बीच के परिक्रमण के परिणाम को सीधे रूप से वर्णित किया गया है। इस प्रकार से अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं ऑप्शन सी, जो कि कहा गया है कथन ऋणात्मक आवेश विद्युतदर्शी पत्तियों में प्रवेश करते हैं, पत्तियां और भी दूर हो जाती हैं, एक अनुमान है। यह सीधे अवलोकन से परे जाता है और दृष्टिगत प्रभावों से नकारात्मक चार्ज प्रतिबिंबित होने का नतीजा है। वास्तविक प्रक्रिया ऋणात्मक आवेशों पर स्थानांतरित हो रहे हैं। यह सीधे अवलोकन नहीं है बल्कि विद्युतदर्शी पट्टियों के चलन के आधार पर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, जिसका हमने डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी समझ लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा निम्नलिखित में से कौन गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अर्थात जो अम्लीय वर्षा होती है उसके लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे 5 दिए हैं। अब आपको यहाँ पे कूट दिए गए हैं, जो कि आपको देखना है ए बी सी करके ये कूट दिए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ए बी सही है, बी सी सही है, सी डी सही है या डी ई। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाता है डी ई। अर्थात डी का मतलब है यहाँ पे आपको मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड, ई का मतलब होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। अर्थात ये तो जो गैसें होती हैं ये हमारी रेन अर्थात एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के लिए क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती हैं। थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं डिटेल से। तो दिए गए विकल्पों में विकल्प 4 सही है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात एसओ और नाइट्रोजन ऑक्साइड विशेषकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एनओ और नाइट्रिक ऑक्साइड एनओ के होने से है, जहां पे इसलिए अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर पे दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशन नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना। ऑप्शन दिया गया है सेकंड कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकनों अथवा संबंधों की व्याख्या करने का प्रयास करना। ऑप्शन 3 दिया गया सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। ऑप्शन 4 दिया गया था किसी प्रयोग के लिए चरों की पहचान करना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाता है 3rd नंबर पे, जिसमें कहा गया है सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। ये क्या है? परिकल्पना कौशल का निर्देशन नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी डिटेल से। तो एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशन नहीं है क्योंकि सूचना एकत्र करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशन उन्नत जानकारी प्राप्त करना और तत्कालिक प्रवृत्तियों के आधार पर समझाने की क्षमता से संबंधित है। ज्ञानेंद्रियों का उपयोग जानकारी एकत्र करना, विवेचन और डेटा संग्रहण प्रक्रिया का हिस्सा है और यह परिकल्पना रचना प्रक्रिया से अधिक है। परिकल्पना करने के कौशल का निर्देशन अधिकतम संभावना विवेचना या समाधान प्रस्तुत करने की दक्षता से संबंधित है, बल्कि सीधे रूप से इंद्रियों का उपयोग करके रॉ डेटा जुटाने के प्रक्रिया से है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक होमवर्क क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन आपका हो जाता है, जिसका आपको करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसका डायरेक्ट या डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन आज का क्या हो जाता है होमवर्क के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क में हो जाता है, जिसमें आप देखेंगे दिया गया था कि निम्नलिखित में से कथनों की पहचान कीजिए। सामान्यता क्या कह रहा है? सामान्यता आधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। बी ऑप्शन दिया सामान्यता आधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो अब इसको बताना है आपको कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
पड़ेगा। कमेंट में कमेंट लिखना है, डिटेल से एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, और सही एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आपको हमारा इसका नेक्स्ट वीडियो अर्थात पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए धन्यवाद।